जनसुलभ पुस्तकालय से जुड़े मेरे समानशील और समान व्यसनी बंधुओं, हमने पिछले दिनों हिंदी के महान मौलिक दार्शनिक यशदेव शल्य जी के बारे में बात की थी। अब हम उन्हीं के समानशील व्यसनी, हम सभी के मित्र मुकुंद लाठ का स्मरण करने यहाँ एकत्र हुए हैं। सुमिरन मुकुंद लाठ, उन्हीं की आवाज में अधिकतर। आप जानते हैं मित्रों कि सत्संग मात्र जिसे कहते हैं, मनुष्य के लिए उससे ज़्यादा स्पृहणीय सुख और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किंतु कोई बिरला ही ऐसा संग साथ होता है, ऐसा दुर्लभ और वरदान स्वरूप सिद्ध होता है आपके जीवन में, जिसके बिना आप अपने होने की, अपने जीने की, सोचने की कल्पना भी नहीं कर सकते, न कभी उनसे, उनके संग साथ से छूट जाने, बिछोड़ने की। क्योंकि स्वयं आपके जीने की लय, होने, सोचने, समझने की लय उस ममेतर सुहृद के जीने और सोचने की लय से इस कदर घनिष्ठ और एक जान हो चुकी है। आप जब भी कुछ सोचते लिखते हैं, सबसे पहले आपको उसे उन्हीं अपने समान धर्मा को दिखाने की, उनकी आंखों से अपने को देखने की, अपने लिखे को देखने परखने की ललक होती है स्वाभाविक। मित्रों, मुकुंद जी से मेरा जो सुदीर्घ संबंध था वह कुछ ऐसा ही था। न केवल उनके लिखे हुए को पढ़ते हुए या उनकी चिट्ठी पढ़ते हुए, उनसे बातें करते हुए वैसी ही बौद्धिक भाविक अंतरंगता महसूस होती थी। किंतु जब अकल्पनीय भी घटित हो जाता है, तब उस तात्कालिक मर्माघात से उबरने का आश्वासन भी पिछले दिनों मुझे मुकुंद जी के ही सारस्वत सत्संग से, अक्षर पर्व में, अक्षर कुंजों में उनके सत्संग से संभव हुआ, मिला। उनको पढ़ते हुए मुझे हमेशा उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनके साथ बिताए हुए जीवन प्रसंगों की स्मृतियाँ वर्तमान में घटित होने जितनी ही जीवंत और उत्तेजक लगती है। जो अपूर्णीय क्षति कही जाती है, उसका एहसास तो अपनी जगह है, किंतु उस क्षति की भी अप्रत्याशित रूप से विलक्षण पूर्ति, विलक्षण स्वतः पर्याप्त पूर्ति का आश्वासन भी पिछले दिनों लगातार मेरे सिर पर चढ़ के बोलता रहा है। मित्रों, मुकुंद जी जन्मजात, या यूं कहूं सहजिया विचारक थे, साहित्य के और अन्य कलाओं के भी। उनका अभी हाल रजा फाउंडेशन से प्रकाशित भावन नाम का संकलन, बड़ा सार्थक नाम है ये, भावन। चिंतन, बौद्धिक चिंतन एक तरफ, भावन दूसरी तरफ, ये समकक्ष सिद्धियां हैं मनुष्य की, समकक्ष क्रियाकलाप हैं। भावन एक तरह से देखा जाए तो बौद्धिक चिंतन से भी अधिक घनिष्ठ, अधिक निकट की चीज़ है। तो ये भावन नाम का संकलन पिछले दिनों मेरे मन को रमाए रहा। काफ़ी बड़ा ग्रंथ है ये,
लेकिन इस तरह इतने दिनों लगातार मैं उसमें रमा रहा, ये जो फैक्ट है यही प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं मन उस आघात से उबर आया है। उस उबर आने की अनुभूति और आश्वस्ति का जीता जागता प्रमाण है कि उनका अक्षर व्यक्तित्व, उनका अक्षर मिलन, अक्षर कुंजों में उनसे बातचीत का जो अनुभव है वो किसी कदर कम नहीं है उनकी दैहिक उपस्थिति से। आरंभ से ही मेरे भीतर यह बड़ा दुर्लभ सा विश्वास मन में मेरे जमा हुआ है कि अब जाकर मुकुंद लाठ के बहुआयामी विचार वैभव से सचमुच संवेदित हो सकने वाले, सचमुच प्रतिकृत हो सकने वाले पाठकों तक उनकी आवाज़ पहुंचेगी, वास्तव में पहुंचेगी, और हिंदी जगत को अपनी असाधारण दीप्ति से चमत्कृत ही नहीं वास्तव में प्रभावित भी करेगी। न केवल यह भावन नाम की कृति, बल्कि जीने, सोचने, बतियाने की जो उनकी अपनी निराली ही लय थी, उस लय से अपने संबोधि को सम्मोहित कर देने वाले उनके पत्र भी वैसे ही है। वो कोई कम विचार उत्तेजक या कम प्रासंगिक नहीं ठहरते। एक व्यक्ति विशेष को संबोधित होता है पत्र, फिर भी ऐसे पत्र हैं वो कि एक व्यापक पाठक समाज को भी उद्वेलित, संवेदित कर सकने की संभावना से लबरेज है, भरपूर है। मैं आपको वानगी के तौर पर एक दो पत्र यहाँ उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखिए, यह पहला ही पत्र उनका जो जयपुर से मुझे लिखा गया था, कब? बहुत पहले, 13/10/1990 की तारीख पड़ी हुई है ये इस पर, जयपुर की। सुनिए उनकी आवाज़। प्रिय रमेश जी, अपने ही शब्द हमें बेगाने से लगते हैं। नीति, धर्म, परमार्थ, भारत के चित्त का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं की धुरी पर चलता है। किनकी धुरी पर? नीति, धर्म, परमार्थ। तो हम गाड़ी को भी थोड़ा आगे बढ़ाने की चेष्टा कर सकते हैं, पर थोड़ी दिक्कत यह है कि ये शब्द हमारे सोचने की धुरी पर नहीं है। हमने नए मॉडल की गाड़ी ले ली है पर चिंतन की गाड़ी में मॉडल बदलने से स्पीड नहीं बढ़ जाती, कुछ और भी नहीं बढ़ जाता, बैठने वाला ज़रूर चाहे अपने से दोगुना हो जाए। तो आपसे चर्चा होगी और आपकी बातें सुनने की भी बेहद जिज्ञासा रहेगी। मैं नहीं कह सकता कि मैंने धर्म, नीति आदि पर बहुत कुछ सोचा है। नीति क्या है? उपाय, कौशल है। उपाय चाहे कुछ भी हो, पंचतंत्र को ले लीजिएगा आप, नीति ग्रंथ कह सकते हैं उसको। लेकिन आजकल नीति को मॉरलिटी से जोड़ करके उसकी धात बिगाड़ दी गई है। इस पर सोचिए आप क्या कह रहे हैं मुकुंद जी। आजकल नीति को मॉरलिटी से जोड़ करके उसकी धात बिगाड़ दी गई है। नीति मॉरलिटी नहीं है, उससे भिन्न चीज़ है। हम अपने देसी शब्दों से कहीं न कहीं बिछुड़ गए हैं, उनके मूल ध्वन्यात्मकता से, अर्थ वैभव से। तो कहीं ना कहीं एक अनुवादी किस्म का दिमाग हमारा बन गया है। हम नीति बोलते हैं तो मॉरलिटी के अनुवाद के रूप में उसको देखते हैं, जो गलत है। मुकुंद जी हमें चेता रहे हैं
पंचतंत्र नीति का ग्रंथ है। आजकल नीति को मॉरलिटी से जोड़ते उसकी धात बिगाड़ दी गई है। धर्म उपाय और उपेय दोनों के औचित्य का विचार है और प्रज्ञा है। व्यवहार में समझता हूँ वह भूमि है जिस पर नीति और धर्म दोनों ही प्रतिष्ठित हैं, पर जो इन दोनों के घेरे में पूरा नहीं समाता, इनसे बड़ा है। मैत्री है, प्रेम है, रस की चर्चा है, ज्ञान की चर्चा है, ये सब व्यवहार के ही अंग हैं। पर धर्म और नीति के वलय में ये नहीं आते। हाँ, ये हम जरूर पूछ सकते हैं मित्रों कि इनका धर्म और नीति से क्या संबंध है और परमार्थ क्या है। बहुत अति परिचित सा शब्द है परमार्थ ही, लेकिन हम क्या समझते हैं उसका अर्थ। क्या व्यवहार का सर्वथा निराकरण है, प्रत्याख्यान है, विरोध है? फिर क्या उससे व्यवहार का कोई संबंध हो ही नहीं सकता? मतलब क्या है? नहीं हो सकता है तो क्या व्यवहार के धरातल का अपने से परे कोई आधार ही नहीं है? क्या व्यवहार केवल एक सैगा है, एक गाथा है, या अपने ही आप में अपनी ही लीला है? फिर दूसरी तरह के भी प्रश्न उठते हैं मन में। कैसे? जैसे ये प्रश्न कि क्या ज्ञान, धर्म, रस, प्रेम, इनकी कोई भी चर्चा, कोई भी बोध हम बिना किसी परमार्थ की धारणा के कर सकते हैं? ये सवाल आप पूछिए खुद से। परमार्थ से क्या अर्थ लेते हैं सामान्यतः लोग? मोक्ष। परमार्थ और मोक्ष को एक ही समझते हैं लोग। क्या ये सही समझ है? मुकुंद जी आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, देखिए। परमार्थ को मोक्ष क्या कह रहे हैं मुकुंद जी? ये कह रहे हैं कि परमार्थ को मोक्ष के अर्थ में अक्सर लिया जाता है, पर वह कुसंस्कार मात्र है। परमार्थ और मोक्ष एक नहीं है। सोचिए आप। इस आखिरी वाक्य पर गौर कीजिए। कितनी ज़रूरी, कितने काम की बात है ये हमारे लिए। मगर ऐसा महसूस करते हुए भी हम क्या कभी ऐसा विवेक करते हैं परमार्थ और मोक्ष के बीच? हमारे महापुरुषों को इसी सदी में एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भारतीयों के बारे में उन्होंने उचारा था, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे और दूसरे कई लोग हों, सबने कहा था आलस्य हमारी जो जातीय व्याधि है, बौद्धिक आलस्य सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी खोट है हमारी जाति चरित्र की। तो हमारे इस बौद्धिक आलस्य का लक्षण और प्रमाण ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग परमार्थ और मोक्ष दोनों को समानार्थक मानकर ही चलते हैं। ये कितना अविवेक की बात है। ये विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन शब्दों के बीच में, अर्थों के बीच में। ये अविवेक कितना अनर्थ उपजा सकता है। इसकी ओर ध्यान ही हमारा तब जाता है जब मुकुंद लाट जैसे विचार समर्थ लोग हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि अभी कर रहे हैं, मैंने बताया आपको। तब हम मानो पहली बार इस अंतर पर, उसके फलितार्थों पर सचमुच सोचने की ज़रूरत महसूस करते हैं, सचमुच सोचने को प्रेरित होते हैं
और पाते हैं कि हम पहली बार ऐसा कुछ सोच पा रहे हैं, पहली बार, जो हमारी स्वतंत्रता का क्षेत्रफल बढ़ाने वाला है। ऐसा सोच तो उसी को कहेंगे ना जो हमारी स्वतंत्रता का क्षेत्रफल बढ़ाए, अर्थोन्मेष जगाए नया हम में, हमारी अपनी समझ को, जो दुर्भाग्य से लगता है कि रसातल में चली गई थी, उसको ऊपर लाए। किन मनीषियों, किन लोगों के कारण ऐसा संभव होता है। मित्रों, मुकुंद जी का साथ मुझे और मेरे जैसे अनेकों को इसीलिए विशेष प्रिय लगता था, विशेष स्फूर्तिप्रद, स्टिमुलेटिंग लगता था कि वे हमें अति परिचय से उत्पन्न उदासीनता से और आत्मतुष्टि से एक बार की छुड़ा करके नई आंखों से चीज़ों को देखने को प्रेरित करेंगे। बड़ा एक प्रसिद्ध मुहावरा है संस्कृत का, अति परिचयात अवज्ञा। देखिए, जैसे अपरिचय में जो नुकसान है, अति परिचय में भी कम नुकसान नहीं है। अति परिचय के कारण आपको चीज़ों की लत पड़ आदत पड़ जाती है, तो वास्तविक ध्यान, वास्तविक समझ नहीं आती। मानकर चलते हैं आप उसको, क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं जाता आपका कायदे से, क्योंकि आप उस दृश्य के आदी हो गए हैं। किसी चीज़ का आदी हो जाना उसको समझना नहीं है, बल्कि उसका जो नया नया ताज़ा ताज़ा अनुभव होता है उससे वंचित हो जाना है, क्योंकि उस पर एक लेयर चढ़ जाती है अति परिचय की, वही का वही। कोई नया उन्मेष आपके भीतर नहीं होता। मुकुंद जी का साथ मुझे इसीलिए विशेष प्रिय लगता था, स्फूर्तिप्रद भी लगता था कि वे हमें अति परिचय से पैदा होने वाली उदासीनता से, अति परिचय से पैदा होने वाली आत्मतुष्टि, सेल्फ कॉम्प्लेसेंस, उससे एक बार की छुड़ा देते थे और नई आंखों से, बिल्कुल नई आंखों से चीज़ों को, बातों को देखने को उकसाते थे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, आप मुझसे इस बारे में मैं समझता हूँ सहमत होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें वास्तव में सच्चे संवाद सुख का अनुभव कराते हैं। ये कहना तो बड़ा आसान है, अरे बड़ा डायलॉग होता है उनके साथ, होता है क्या? संवाद इतना आसान है? संवाद सुख अगर इतना आसान होता फिर कहना ही क्या था। जो मुकुंद जी जैसे विरल संवादी प्रतिभा जिनमें होती है, संवाद की प्रतिभा भी सब में नहीं होती है, खाली बक बक करते जाना ये कोई संवाद थोड़ी है, अपनी हाँकते जाना ये संवाद नहीं है। संवाद, संवाद सम्यक तया किसी चीज से टकराना, उससे जूझना, उसको आत्मसात करना, ये संवाद होता है। तो मुकुंद जी का साथ मुझे इसीलिए प्रिय था, और मेरे जैसे अनेक होंगे जिनको ये अनुभव हुआ होगा कि वे हमें अति परिचय से उत्पन्न जो उदासीनता होती है ना, और जो एक सेल्फ कॉम्प्लेसेंस जिसे मैंने कहा, आत्मतुष्टि, उससे एक बारगी छुड़ा करके नई आंखों से देखने के लिए उकसाते थे। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं मित्रों जो कि वास्तव में आपको सच्चे संवाद सुख का अनुभव कराते हैं। मुकुंद जी ऐसी ही विरल संवादी प्रतिभा के धनी हैं। मैं उनकी चिट्ठी सुना रहा था आपको, चिट्ठी भी संवाद का जरिया है। देखिए इसी चिट्ठी में आगे वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं, चलिए रमेश जी मैंने चर्चा शुरू कर दी है,
यहाँ विवाद का अवसर भी है और संवाद का भी। वो कहीं भी ले जा सकता है हमको। देखें आप किधर ले जाते हैं। चिंतन भी शब्दों के साथ कुछ वैसा ही अपना सा अलग खेल करता है, जैसे खेल की बात आपने कविता के बारे में कही है। उन दिनों वो मेरा पढ़ते थे हर कविता संग्रह को और बात करते थे उसके बारे में। तो उसमें होगी ऐसी बात कोई, किसी खेल की कविता किस प्रकार का खेल है शब्दों के साथ, तो उसका हवाला दे रहे हैं वो। फिर आगे कह रहे हैं, आप अगर बांग्ला पढ़ते हैं तो वेद पर श्री अनिर्वाण की वेद मीमांसा विषय प्रवेश का बहुत ही अच्छा साधन है। श्री अनिर्वाण बहुत ही अद्भुत, मेरा सौभाग्य, मैंने बचपन में उनको देखा है। वह अल्मोड़ा में रहते थे, तब दूर से ही देखा। हम तो बच्चे ही, लड़के ही थे, हमको ऐसी समझ कहाँ थी कौन है। थोड़ा बहुत सुना था, जानते देखा है, लेकिन हमको साक्षात। और उनको पढ़ने के बाद पता चला वो कितने ऊंचे, कैसे दुर्लभ मेधा के धनी थे वो। तो वेद मीमांसा नाम की उनकी जो पुस्तक है अद्भुत है। वो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ी भी है, मैं दावा नहीं कर सकता उसको समझा है अच्छी तरह से, लेकिन विषय प्रवेश का बहुत अच्छा साधन है, ये मुकुंद जी ने बतलाया हमको। कह रहे हैं आगे, हिंदी में मैंने वेदों का अच्छा अनुवाद नहीं देखा। अनुवाद आपने भी देखे होंगे, छपे हैं कहीं, कोई छपने की यहाँ कोई कमी थोड़ी है, खूब छपती है चीज़ें। लेकिन अच्छा अनुवाद जिसे आप कहते हैं, अनुवाद कोई मजाक नहीं है। अनुवाद तो किसी चीज़ का पुनर्जन्म, किसी नया जन्म है। आगे कह रहे हैं वो, अनुवाद के एक आयाम श्री अरविंद में भी मिलता है, पर उनकी रुचि अभिव्यक्ति के एक आयाम विशेष में ही थी। आप कीजिए ना रमेश जी वेदों का अनुवाद। आप ये मुकुंद जी की एक विशेषता ये भी, जो सचमुच बड़ा चिंतक होता है, बड़ा लेखक होता है, वो दूसरे में भी वही आत्मविश्वास उस पर भी आरोपित करता है और उसकी योग्यता को उससे ज़्यादा कहीं आंकता है। ये उदारता उनमें थी। आप कुछ कीजिए ना वेदों का अनुवाद, उससे कह रहे हैं। अब एक दूसरी चिट्ठी देखिए मुकुंद जी की, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि बोलना और लिखना, ये जो दो प्रक्रियाएं हैं, इनके बीच क्या अंतर है, और विचार और भाव के बीच में। एक तो बोलने और लिखने के बीच का अंतर क्या है, और दूसरे विचार और भाव के बीच में। दोनों का ऐसा सहज स्फूर्त दर्शन वो कराते हैं कि हम चकित हो जाते हैं कि कैसे मैंने इस पर इस तरह ध्यान नहीं दिया पहले, जो कि मुकुंद जी के उकसाने पर दिया। तो एकदम नए ढंग से सोचने को हम विवश हुए। ये रहा वह पत्र, सुनिए दूसरा पत्र उनका। कौन लिखता है ऐसा पत्र आजकल, कौन लिखता है? पत्र तो लिखते हैं लोग, लेकिन संवादी पत्र, सच्चा आत्म विनिमय दो लोगों के बीच में हो, ऐसे पत्र कौन लिखता है? बड़ी रेयर चीज़ है, बड़ी दुर्लभ चीज़ है मित्रों, ये आप जानते हैं। हमारी अंतरात्मिक ज़रूरत है कि कोई हमें ठीक ठीक समझे, लेकिन खुद हम ही अपने ही जिस पक्ष से अपरिचित रहे आते हैं, उदासीन रहे आते हैं, खुद हमें अपनी याद दिलाने वाला कितना विरल है संसार में कि हम कौन हैं, क्या है।
तो मुकुंद जी सरीखे जो लेटर राइटर्स होते हैं, पत्र संवादी, सचमुच वही हमें उन्मुख करते हैं इसके प्रति, इस जरूरत के प्रति और इसके सच्चे पूर्ति जो हो सकती है उसके प्रति। और जिस पत्र का मैं अभी हवाला दे रहा था वो पत्र ये है, सुनिए। प्रिय रमेश जी, आपसे मैंने कहा था ना कि पत्र का जवाब पत्र से ही दूंगा। फोन पर तो बात हो गई थी, पर लिखने की बात और है। फोन पर बात तो हो गई थी, लेकिन लिखने की बात कुछ और ही है। उससे बात बनती ही और है। लिखने में बात कहने का आयाम ही जैसे कुछ अलग होता जान पड़ता है। अपने ही भीतर कुछ झांक कर देखने की मांग करता है। तभी तो विचार जो है, यानी मनन से किया हुआ विचार, वो लिखने का ही अंतरंग है। लिखने में और इस तरह के इंटीमेट थिंकिंग, खाली सेलिब्रेशन नहीं, रियल थिंकिंग, उन दोनों में बड़ा संबंध है। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ हैं, अंतरंग है। बोलने में उसका भाव इधर उधर की आवृत्ति में, दोहराव में बहता चला जाता है। सबको, आप सबको अनुभव होगा ऐसा। बोलने में अप्रत्याशित, अचिंतित कई बातें आती हैं। भाव बोलने का एक उबाल होता है। धुंधलापन भी हम ले जाते हैं। बोलने में कई अवगुण छिप जाते हैं, हमें उसकी प्रतीति भी नहीं होती है। You don't feel so responsible for every word that you utter. अपने बोले हुए हर शब्द के प्रति वैसा चौकस, वैसा चौकन्नापन आप नहीं निभाते हैं। संभव नहीं है बोलने में ज़्यादा। लेकिन लिखना, मुकुंद जी कह रहे हैं, लिखना एक प्रतिज्ञा भी होता है। लिखना एक प्रतिज्ञा भी होता है जो बोलना नहीं होता। आगे वे कहते हैं, पर रमेश जी आपने ऐसी बातें लिखी हैं कि मैं सोचता हूं अब क्या कहूं। आपको मेरे भावन में, उस किताब में कुछ देखने जैसा दिखा, इससे मुझे बड़ा आश्वासन मिलता है। मैं अपने को संशयात्मा ही पाता हूँ। संशयात्मा, अब यूँ तो संशयात्मा के लिए बड़ा कड़ा भगवान श्री कृष्ण ने लिखा कि संशयात्मा विनश्यति, ये वो बात नहीं है। संशयात्मा जो कि हर चीज़ को क्वेश्चन करे, हर चीज़ पर प्रश्न उठाए, स्वीकार न कर ले सतह पर ही चीज़ों को, ऐसा नहीं, हर चीज़ पर प्रश्न उठाए, वो वैसे संशयात्मा वो हैं मुकुंद जी जिसकी वो बात कर रहे हैं। विचार में तो और भी ज़्यादा संशयात्मा पाता हूँ मैं अपने को। आप जैसे सहृदय की पकड़ का मुझे भरोसा है। आपकी परख ने मेरा अनुमोदन किया, इससे मुझे बड़ा सहारा मिला। इसी पत्र में आगे मुकुंद जी विचार और भाव के संबंध को कुछ इस तरह उघाड़ते हैं कि हम पहली बार असलियत के बारे में कॉन्शियस होते हैं, वस्तुस्थिति के बारे में सजग होते हैं। यूं क्या होता है, हमें जो बात बड़ी पुरानी सी परिचित सी लगती है, पहली बार मुकुंद जी के कारण, मुकुंद जी के लिखने से पत्र में वो बात ऐसी नई लगती है, ताज़ा लगती है। ऐसा लगता पहले ये तो बिल्कुल ऐसे तो हमने कभी सुना ही नहीं था, समझा ही नहीं था इस बात को। ऐसे उजागर होती है वो बात कि हम विस्मय से अभिभूत हो जाते हैं कि हमें क्यों ये नहीं, पहले मुकुंद जी को ही क्यों सूझी ये बात, हमें क्यों नहीं सूझी। आगे मुकुंद जी लिख रहे हैं, विचार में भाव के प्रति उपेक्षा का ही नहीं, बड़ी शत्रुता का भी बोध रहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए। विचार और भाव को एक दूसरे से बिल्कुल ही ऐसा अलग कर देते हैं
ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले लोग, जरूरी भी होता होगा, लेकिन समझा जाता है जैसे भावुक, भावुक नहीं बल्कि भाव समृद्ध व्यक्ति जो है वो बौद्धिक नहीं हो सकता, उसमें बौद्धिक की एकाग्रता कसावट नहीं हो सकती। तो विचित्र किस्म का एक विरोध का संबंध देखा जाता है भाव और विचार के बीच में, जिससे कि मुकुंद जी बिल्कुल आश्वस्त नहीं है, परेशान होते हैं वो इस परिस्थिति से कि क्यों भाव को विचार से का विरोधी समझा जाता है। मैं अपने को संशयात्मा ही हूं, वे लिख रहे हैं, विचार में तो और भी ज्यादा। आप जैसे सहृदय की पकड़ का मुझे भरोसा है, आपकी परख ने मेरा अनुमोदन किया, इससे मुझे बड़ा सहारा मिला। इसी पत्र में आगे मुकुंद जी विचार और भाव के संबंध को कुछ इस तरह उघाड़ रहे हैं कि हम पहली बार वस्तुतः के बारे में सजग होते हैं। जो हमें अति परिचित जानी मानी बात लगती रही है, वो मानो पहली बार मुकुंद जी के लिखने के कारण हमारे लिए इस तरह से उजागर होती है कि हम विस्मय से अभिभूत हो जाते हैं कि हमें क्यों नहीं यह बात पहले सूझी। विचार में भाव के प्रति मैं दोहरा रहा हूं, विचार में भाव के प्रति उपेक्षा का ही नहीं बड़ी शत्रुता का भी बोध रहा है। बात ये, आप सहमत हैं इससे? आपका अनुभव क्या कहता है? विचार में भाव के प्रति उपेक्षा का ही नहीं बड़ी शत्रुता का बोध भी रहा है। विचार परंपरा में सत्य की चौखट तक भी भाव की पहुंच नहीं मानी जाती। मानो कि भावोन्मेष में जाना विचार की प्रक्रिया से विमुख होना हो, विचार के डिसिप्लिन के साथ विश्वासघात करना हो, ऐसा बिहेवियर, ऐसा आचरण देखा जाता है हमारी बौद्धिक बिरादरी में। पर वे कहते हैं मुकुंद जी कि हमारे यहाँ भक्ति परंपरा एक बड़ा अपवाद है इसका। अब भक्ति, कितनी गहरी बातें हुई हैं भक्ति में। तो भक्ति तो इमोशन की चीज़ है, भाव की चीज़ है ना, तो कैसे उसमें वैचारिक स्तर पर भी ऐसा लिफ्ट, ऐसी उड़ान संभव होती है? अगर वो विचार निर्विचार ही चीज़ है, अगर वो विचार विरोधी ही चीज़ है, ऐसा कैसे होता है? तो भक्ति में ज़रूर, हमारी भक्ति परंपरा में ये कट्टरपन और ये एक तरफा द्वेष भाव के साथ, भाव के प्रति नहीं है। भक्ति ने भाव को ही सत्य का सच्चा ग्राहक माना है, बिल्कुल उल्टे। सच में जो भक्ति परंपरा का उत्कृष्टतम है, उसे आप देखें तो वो ऐसा मानते प्रतीत होते हैं कि विचार की अपेक्षा भावन सत्य का ज्यादा सच्चा ग्राहक है। सत्य की ग्राहकता अगर प्रत्यंगमुख होकर आती है, प्रत्यंगमुख अपनी तरफ मुड़ना, इंट्रोस्पेक्शन, सत्य की ग्राहकता अगर प्रत्यंगमुख होकर आती है तो भाव में प्रत्यंग होने की गति ही नहीं, अभीप्सा भी होनी चाहिए। नहीं तो भक्ति जैसी प्रवृत्ति पैदा ही कैसे होगी, बनेगी कैसे? फिर साहित्य और कलाओं का लक्ष्य तो आप जानते हैं कहाँ से आता है साहित्य, बिना भाव के। आप महसूस करते हैं अपने जीवन में, अपनी जान पहचान के लोगों में, अपने रोजमर्रा के अनुभव में भी कई लोग बड़े तेज तर्रार बातचीत में, बुद्धि व्यापार में बड़े तेज तर्रार, आप बिल्कुल एकदम अभिभूत हो जाते हैं उनकी हाजिर जवाबी से, उनकी सोच के पैनेपन से।
विचार तो भाव को सत्य से अलग रखता हुआ उसे साहित्य से भी दूर रखना चाहता रहा है। ये टेंडेंसी भी बराबर दिखाई देती है। साहित्य से भी दूर रखना चाहता है भाव को। भाव पर इतना बुनियादी अविश्वास, उसके प्रति ऐसी विचित्र किस्म की वितृष्णा पाई जाती है प्योर इंटेलेक्चुअल्स में, जो प्योर इंटेलेक्चुअल समझते हैं अपने को। कला मात्र को ऐसे लोग आस्वाद्य, रंजन या रस की कोटि में ही रखते रहे हैं। पर देखने की बात यहाँ यह भी है कि यह रसबोध को हमारे यहाँ के अभिनव गुप्त जैसे चिंतनशील आचार्यों ने ज़्यादा पॉजिटिव ढंग से देखा है। अपने भीतर उभरती प्रत्यंगमुखता के रूप में, प्रत्यंगमुखता के रूप में। इसमें सत्य की दृष्टि चेतना की प्रत्यंगमुखता के साथ ही जागती है। चेतना जब मुड़कर अपने को देखती है, अपने पीछे। हमारे भक्ति चिंतन ने भाव पर बहुत गहरे बैठ कर सोचा है। मुकुंद जी कह रहे हैं, हमारे भक्ति चिंतन ने भाव पर, विचार पर नहीं, भाव पर बहुत गहरे बैठ कर सोचा है। भाव को सत्यबोध के साथ रखा है, विरुद्ध नहीं। बल्कि यहां तक कहा है कि सत्यबोध का वही साधन है। बिल्कुल घोर बुद्धिवादियों के विपरीत उन्होंने ये कहा है, सत्यबोध का ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा पक्का, प्रामाणिक साधन जो है वो भाव है, विचार नहीं है। भाव में अगर प्रत्यंगमुख होने की सामर्थ्य है, जैसी बुद्धि में होती है, तो फिर क्या फर्क रह गया, फिर क्या कमी रह गई उसमें? फिर विचार की तुलना में वो घटिया एक्टिविटी कैसे हुई? भाव में अगर प्रत्यंगमुख होने की सामर्थ्य है, मुकुंद जी कह रहे हैं, जैसी बुद्धि में, तो भक्ति में उसका देखना, उसकी सत्य दृष्टि साहित्य, संगीत, कला से परे का संधान करती है और उसको पाते हुए भी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जाहिर है। तो फिर भाव ज्ञान की तरह ही सत्य के चरम रूप को क्यों नहीं देख सकता, क्यों नहीं दिखा सकता, क्यों नहीं पा सकता? ये बुनियादी सवाल इस पत्र में उठाया है मुकुंद जी ने। भाव में अगर प्रत्यंगमुख होने की सामर्थ्य है, वैसी ही जैसे कि बुद्धि में, तो भक्ति में उसका देखना, उसकी सत्य दृष्टि साहित्य, संगीत, कला से परे का संधान करती और पाती भी होनी चाहिए। तो फिर भाव ज्ञान की ही तरह सत्य के चरम रूप को क्यों नहीं देख सकता, क्यों नहीं पा सकता? भक्ति का तो ये दावा ही रहा है, नहीं रहा? श्रीमद् भागवत आपने पढ़ा होगा। हमने तो जब समझ नहीं थी, बच्चे ही थे, लड़के थे, मंदिर में कथा चलती थी तो उसमें भागवत सुना था, तो बिना समझे भी अपनी निहायत ही एडोलेसेंट, किशोर, अपरिपक्व बुद्धि से भी हम उसका आनंद ले सके। क्या मतलब है इसका? कि वो जो भावोन्मेष था वो अपने आप में उसकी एक अलग ही शक्ति होती है। तो हमारे भक्ति चिंतन ने भाव पर बहुत गहरे बैठ कर के सोचा है, भाव को सत्यबोध के साथ रखा है और यहाँ तक कहा है कि सत्यबोध का साधन, ज़्यादा बड़ा साधन भाव ही है। भाव में अगर प्रत्यंगमुख होने की सामर्थ्य है, जैसी बुद्धि में है, तो भक्ति में उसका देखना, उसकी सत्य दृष्टि साहित्य, संगीत, कला से परे का संधान करती है और पाती है उसे। तो फिर भाव ज्ञान की तरह ही सत्य के चरम रूप को क्यों नहीं देख सकता, क्यों नहीं पा सकता? भक्ति का यही दावा रहा है। जैसा कि हमने भी कहा, भागवत की मूल प्रेरणा ही यही है। भक्त कहते हैं कि भक्ति साधन भी है और साध्य भी है, अर्थात भक्ति भाव के अपने ही पात्र सत्य को पाती है। पर वही सत्य ज्ञान का भी सत्व है, ब्रह्म से भी आगे है। यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्म के आनंद स्वरूप को ज्ञान से नहीं, भाव में
डूब करके ही जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। तभी भागवत के सुखदेव, कैसी कथा है सुखदेव की, स्मरण होगी आपको। भागवत के सुखदेव से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता भैया। लेकिन सुखदेव केवल ज्ञान से तृप्त नहीं होते, असली इंटेलेक्चुअल टॉप ज्ञान से तृप्त नहीं हो रहा है, भक्ति की ओर झुक जाते हैं सुखदेव। देखो ये मुकुंद जी का ये बात, ये लॉजिक है कि सही है कि नहीं, ये रेफरेंस बिल्कुल सही दिया कि नहीं दिया उन्होंने। बात यह भाव को ब्रह्म तक ले जाती दिखे तो भाव की व्यापकता दिखी जाती है, लेकिन बिल्कुल ब्रह्म की बात करें तो व्यापकता का व्योम इतना ऊपर चला जाता है कि अनुभव का जो बहुअर्थ संधानी रूप है ना, उसको नकारता सा जान पड़ता है। तभी तो ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या है, ये तर्क आया। ये तर्क युक्ति की दिशा पुराने चिंतन में खूब मिलेगी आपको, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। लेकिन अगर ऐसा मानकर चलें तो फिर भाव की संभावना का जो अनुभव जगत है विराट फैला हुआ, उसी की आप उपेक्षा कर देते हैं, वही उपेक्षित हो गया। अनुभव की आंख है भाव। मुकुंद जी कहते हैं भाव जो है सिर्फ विचार नहीं, भाव, रियल इमोशन, रियल, वो उपेक्षित हो जाता। भाव अनुभव की आंख है। आगे मुकुंद जी जिस मेरी चिट्ठी का उत्तर देते हुए ये चिट्ठी लिखी है ना, उसमें उन दिनों में दोस्तोयेवस्की का ब्रदर्स कारामाज़ोव पढ़ रहा था, तो मेरे लिए वो एक बड़ा हिला देने वाला अनुभव था। पहली बार नहीं, दूसरी बार पढ़ रहा था उस ब्रदर्स कारामाज़ोव, महान कृति दोस्तोयेवस्की की। तो आपने ब्रदर्स कारामाज़ोव की बात की, वहाँ अनुभव की यह आँख कितनी पहनी चौकन्नी है, कितना देखती है, बीनती है, सामने लाकर बिछा देती है। मनुष्य भाव की कितनी भूमियों को एक साथ रूप देता है यह उपन्यास दोस्तोयेवस्की का। मुझे तो लगता है ऐसा उपन्यास अपनी तरह से भावन का महाभारत जैसा आंगन। इस भाषा, मुकुंद जी की चिट्ठी की भाषा देखिए आप। मुझे तो लगता है कि ऐसा उपन्यास अपनी तरह से भावन का, यानी इमोशनल परसेप्शन, इमोशनल एक्सपीरियंस का महाभारत जैसा विराट आंगन खोलता है। रमेश जी, आपका कविता समग्र तो अभी नहीं मिला, पर अभी 2-3 दिन हुए आपका दूसरा कविता संग्रह, इससे पहले वाला नदी भागती आई मैं देख रहा था। भाव के कुछ बड़े सघन, बड़े निविड़ और घनिष्ठ पर विचित्र अनपहचाने ठिकाने होते हैं जहाँ कविता की पहुँच होती है। विचार की नहीं, कविता की पहुँच होती है। यही तो कविता का श्रेय है, यही तो ब्यूटी है उसकी कि उसी से मिल सकता है। खाली तर्क योजना से, अच्छे विचार से भी नहीं मिल सकता। जो कविता वहाँ कैसे पहुँच जाती है, किसके बूते, भाव की ही तो शक्ति है वो। तो भाव का ऐसा ही अनहोना लोक बुनती अब भी नाम की कविता भी मुझे याद आ रही है आपके पुराने संग्रह में। वो पुरानी कविता का मेरे रेफरेंस दे रहे हैं, इतना याद है उनको, एकदम कैसे कनेक्ट होता है उनके। ये बताइए कैसा संवादी सुर है, कैसा संवादी टेम्पर है उनके पत्र का भी। मुकुंद जी के 2 कविता संग्रह भी छपे हैं। इसके साथ ही उन्होंने संस्कृत की कई बड़ी कविताओं का बहुत ही मनोरम, मैंने तो ऐसे अनुवाद नहीं देखे भैया जैसे मुकुंद जी ने किए हैं। संस्कृत
सुभाषित जिसे कहते हैं ना, सूक्ति, दो बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं संस्कृत के। एक तो सदुक्ति रत्न को सुभाषित रत्नकोश नाम का किताब है, और दूसरा सदुक्ति कर्णामृत नाम का। तो उनमें से चुनी हुई कविताओं के मुकुंद जी ने जो अनुवाद किए उन्हें देखिए, आप, मजा आ जाएगा आपको। देखिए तो सही क्या क्या है वहां। उस किताब में एक लेख है स्वीकरण। देखिए, आप क्या सोच सकते हैं कि अनुवाद के लिए स्वीकरण शब्द उपयोग किया गया है, ये सुना आपने कभी? लेकिन आप जब ये मुकुंद जी के वहाँ ये देखते हैं ना, ये शब्द अनुवाद के लिए स्वीकरण, ये कोई मुकुंद जी ने नहीं यूज किया है, ये जो है राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नाम की जो किताब है राजशेखर की, उसमें उन्होंने स्वीकरण शब्द का उपयोग किया है कविता के अनुवाद के लिए। और कहते हैं वो कि ये हरण नहीं है, स्वीकरण जो है ये हरण नहीं है। हरण तो चोरी है सरासर, पर स्वीकरण चोरी नहीं है, उसमें सृजन है, सच्चा उत्पादन है। मुकुंद जी का मानना है कि कविता का अनुवाद एक ऐसा रूपांतरण होना चाहिए जो कि अपने आप में एक नई कविता हो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सोचिए, कविता के अनुवाद होते रहते हैं हिंदी में, आपके निगाह में भी आते ही होंगे। संतुष्टि होती है आपको उनसे? नहीं होती है तो क्यों नहीं होती? मूल से मिलाकर जब आप पढ़ते हैं, शब्दों के ठीक ठीक सिनोनिम्स दिए हैं, डिक्शनरी देख देख के बिल्कुल उस तरह से कोई मज़ा नहीं आता आपको, काव्य का अनुभव ही नहीं होता कि कविता पढ़ रहे हैं आप। क्यों? तो मुकुंद जी की कसौटी देखिए, क्या कह रहे हैं वो, कविता का अनुवाद एक ऐसा रूपांतरण होना चाहिए जो कि अपने आप में एक नई कविता हो। इस कसौटी पर कसिए जरा अनुवादकों को, तथाकथित अनुवादकों को आश्वस्त करते हैं वो आपको। तो मुकुंद जी का कला विषयक चिंतन इतना समृद्ध है, इतना बहुमुखी है कि उसे किसी एक लेख में समेटने का प्रयास ही व्यर्थ लगता है। कुछ विचारोत्तेजक सूत्र ही यहाँ मैं अपनी रीझबूझ के अनुसार उद्धृत करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको उन्हें मूल में पढ़ने की प्रेरणा मिले। मैं उनके एक लेख से आरंभ करूँगा जिसका शीर्षक है साहित्य से मुझे क्या मिलता है। ये जिस किताब का मैंने हवाला दिया है ना, जो छापा है, अभी हाल निकला है, भावन नाम की किताब, उसमें है ये पृष्ठ 184 पर ये लेख है जिसका शीर्षक है साहित्य से मुझे क्या मिलता है। पढ़िए उसको। उसी के मैं कुछ उद्धरण यहाँ पर टांकता हूँ, सुनिए। उद्धरण नंबर 1 कह रहे हैं, मनुष्य के रूप में हम सिद्ध ही नहीं, साध्य भी हैं। साहित्य हमारे स्वरूप के सत्य को हमारे दृष्टा के आगे जगाता है। आप सिर्फ कर्मी नहीं हैं, एक्टर ही नहीं है, डूअर ही नहीं है, आप दृष्टा भी हैं, सीयर भी हैं। साक्षी दृष्टा भाव का क्षेत्रफल बढ़ाते जाना, यही जीवन की तपस्या, यही जीवन की उपलब्धि है। भाग तो सभी लेते हैं, आधे मन से, पूरे मन से। वो अगर पर्याप्त होता तो फिर कहना ही क्या था। नहीं है वो जो आप अनुभव कर रहे हैं, आप सिर्फ उसके भोक्ता होकर के संतुष्ट नहीं हो सकते। तो एक जानवर भी अपने ढंग से भोक्ता होता है, तो फिर आपकी क्या है, उसमें क्या योग है आपका?
तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में हम सिद्ध ही नहीं, साध्य भी हैं। हमें अपनी मनुष्यता को पाना है, समझना है। खाली मनुष्य देह में जन्म लिया, इससे आपका मनुष्यत्व सार्थक नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाता, चरितार्थ नहीं हो जाता। कमाना पड़ता है अपनी मनुष्यता को। क्यों इस मनुष्य जन्म को इतना मूल्यवान माना गया है कि देवता भी तरस रहे हैं नर देह पाने को? क्यों? क्योंकि इसी देह में, इसी जन्म में वो पुरुषार्थ, वो प्रयत्न संभव है। देवता नहीं कर सकते, वो मनुष्य के लिए संभव है वो। तो इस वाणी में आप साध्य है, सिद्ध नहीं है, साध्य है। साधना करनी है आपको अपने को पाने की, आत्मज्ञान की, आत्म स्वरूप को पाने की। साहित्य हमारे स्वरूप को, सत्य को हमारे दृष्टा के आगे जगाता है। वह उदात्त होता है, आद्य होता है और विस्मयकर होता है। आद्य माने प्राइमरी, सबसे पहले जो था। दूसरा उदाहरण सुनिए। सभ्यता की नींव में जागरूक आत्मचेतना है। सभ्यता कैसे बनती है, कैसे अस्तित्व में आती है? मनुष्य की आत्मचेतना के कारण। कैसी आत्मचेतना? जागरूक आत्मचेतना। आप जो कुछ कर सकते हैं, करते हैं रात दिन, उसको आप अलग खड़े होकर के देख भी सकते हैं। करते हुए कर्मशीलता में भी आप साक्षी हो सकते हैं अपने करने के। ये आपकी मनुष्यता का ढंग है। इसलिए सभ्यता को संस्कृत से बढ़कर मनुष्य की ऊर्ध्वतर कृति कहना उचित है। सभ्यता को संस्कृति से भी बढ़ करके ऊर्ध्वतर और ऊपर, उच्चतर कहना उचित है। तीसरा उदाहरण सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। आपने देखा होगा पिछले दिनों, अगर आप वो चालू जो बिल्कुल फालतू बहसें साहित्य में चलती हैं बेमतलब की, उनसे कभी उपराम होते हैं, उनसे विरत होते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन लोग इस वक्त हैं हिंदी में जिन्हें सचमुच अपनी स्वरूप की चिंता सताती है, जिनको आधुनिक सभ्यता की विडंबनाएं दिखाई दे रही हैं, जो उनका अनावरण कर सकते हैं, जो लड़ रहे हैं अपने भीतर, जिनके भीतर आत्म संघर्ष है कि ये जो आधुनिकता है पश्चिम की, जो हमने उठा ली है, कमाई नहीं है, कमाई उनकी है, वो स्वीकार कर लिया हमने और बह रहे हैं उसके साथ। क्या ये उचित है? क्या ये सही जीने का ढंग है? किसी जमाने में एक लेखक इसी नाम से लिखते, एक भारतीय आत्मा। अब कोई लिखने की जरूरत ऐसा महसूस भी करे तो वो दोहराएगा, वो तो इसलिए तो कोई नहीं कहता है। लेकिन क्यों उसको अपना सिग्नेचर एक भारतीय आत्मा करने की सूझी होगी। एक भारतीय आत्मा है ना, आत्मा सर्वत्र है, सब जगह है, सब में है, ये तो कहते हैं हम। एक भारतीय आत्मा कहना फिर भी क्यों जरूरी है? बहुत बड़ा सवाल है। कुछ है विशिष्ट एक भारतीय को, आत्मा की परख, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का संवेदन, आत्मा की अनुभूति ज़्यादा करीब और ज़्यादा उससे होती होगी तभी ना, इसकी बात है। और वो पश्चिम के मनुष्य की, जो कि अपने को विश्व सभ्यता का केंद्र समझता है, स्रोत समझता है, वो आपके लिए थोड़ी, सबके लिए थोड़ी उसने आधुनिकता, वो अपनी सभ्यता को बाकी सारी सभ्यताओं का नेता, अग्रणी, सब कुछ मानकर चल रहा है वो। अब देखिए मुकुंद जी का जो आलोचक है, सच्चा विचारक है, क्या कह रहा है वो, सच्ची बात है ये आप जानिए। ये मैं आपके ऊपर अपनी बात नहीं तोड़ रहा, कोई निर्णय नहीं दे रहा, आप सोचिए इस पर। क्या कह रहे हैं मुकुंद जी? मुकुंद जी कह रहे हैं पश्चिम के इतिहास बोध में
पश्चिम की ही यात्रा को मनुष्य की यात्रा के रूप में देखने की प्रवृत्ति बद्धमूल है शुरू से ही। तो आत्मविश्वास भी कई तरह के होते हैं। जरूरी नहीं कि हर आत्मविश्वास सत्य हो। कह रहे हैं कि पश्चिम के इतिहास बोध में, जिस इतिहास बोध के प्रति पहली बार भारत में पिछले 10-20 वर्षों में कुछ चिंता जागी है, कुछ सोचने की कुछ व्याकुलता दिखाई दे रही है, जो कुमारस्वामी में थी ना, अब फिर से आ रही है। जो गांधी जी में थी, श्री अरविंद में भी थी अपने ढंग से, वो एक नए सिरे से जाग रही है। अब समझ रही है कि क्या फर्क है, बुनियादी फर्क है दृष्टि में। पश्चिम जिस तरह से मनुष्य की यात्रा को देखता है और अपने को उसका केंद्र बताता है, अपने को ही, यानी पश्चिम की सभ्यता के इतिहास को ही दुनिया का इतिहास मानता है, मनुष्य का इतिहास मानता है। इतना ही नहीं, वह यात्रा जिधर जा रही है उसे सभ्यता मात्र का गंतव्य समझने का बोध पश्चिम में प्रबल तो है ही है, उद्दंड भी है। ये कौन कह रहा है? मुकुंद लाट कह रहे हैं। यानी पश्चिम ये समझता है कि जिधर वो जा रहा है उधर ही सारी दुनिया को जाना चाहिए। वही है हरावल दस्ता मनुष्य जाति का। बाकी तो सब पिछलग्गु होने को अभिशप्त हैं। अभिशप्त क्या, अभिशप्त क्यों कहेगा वो समझता है कि बड़ा भारी उपकार हमने मानव जाति पर किया, जो यहाँ पहुँचाया हमने। हमारी आधुनिकता असली सच्ची एकमात्र आधुनिकता है। यही विजय यात्रा है मनुष्य की सारे संसार को, और वो हो भी रहा है वैसा। पश्चिम की इतिहास दृष्टि, आगे कह रहे हैं मुकुंद जी इसी पत्र में, पश्चिम की इसी लेख में, पश्चिम की इतिहास दृष्टि अपनी सभ्यता विशेष को ही सभ्यता सामान्य के रूप में देखना और दिखाना चाहती है। क्या ये सच नहीं है? बताइए। ये उसके औरों पर हावी होने का एक क्रूर छद्म युक्ति भरा बहाना ही है, सत्य नहीं है। वो एक प्रिटेक्स्ट है, एक बहाना है। पश्चिम इतिहास के बहाने अपने आप को सभ्यता का हरावल दस्ता बल्कि उसका गंतव्य भी समझने लगा है कि मनुष्य जाति को तो यहीं जाना था जहां पश्चिम जा रहा है। मनुष्य जाति को तो वहीं पहुंचना था जहां पश्चिम के इस आधुनिकता अभियान के फलस्वरूप आदमी पहुंचेगा। तो इसके पीछे प्रेरणा कहाँ की है? क्या सत्य की प्रेरणा है? ये सत्ता की प्रेरणा है। इसके पीछे जो प्रेरणा है वो सत्ता की, पजेशन की, शक्ति की, पावर लस्ट, विजिगीषा। अग्रगण्यता का दावा, विश्व विजय का दावा, ये क्या है? ये तो है ही है ना, पश्चिम की पहचान ही है ये विश्व विजय। तो लेकिन मुकुंद जी क्या कह रहे हैं? ये अग्रगण्यता का जो दावा है पश्चिम का, विश्व विजय का दंभ है, उसी दंभ का आस्फालन है। बड़े चुने हुए शब्द होते हैं, प्रिसाइज, पर्टिकुलर, कोई भावुकता या अतिबौद्धिकता नहीं होती है उसमें। वो कह रहे हैं कि उसे दृष्टि नहीं कह सकते। सभ्यताओं के संघर्ष के बाद भी आजकल तूल पकड़ रही है, जो जैसा मैंने पहले कहा था ना, इधर अगर आप ध्यान दे रहे हो, कुछ लोग हैं अभी भी, सिर्फ महात्मा गांधी की हिंद स्वराज के साथ ही वो ख़त्म नहीं हो गया वो ज़माना। कुछ लोग हैं जो उस बेचैनी को अनुभव कर रहे हैं,
पहली बार भारतवर्ष में, और वो भी हिंदी समाज में, हिंदी भाषा में ये बात हो रही है। आधुनिकता के प्रति प्रश्नाकुल दृष्टि, रियल आलोचनात्मक दृष्टि पहली बार हिंदी में दिखाई दे रही है। कई लोग हैं उसमें, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थे एक बिहार तक थे। वो क्या कहते थे उनको, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ। कई लोग हुए हैं इस बीच में। अभी ये जैसे पवन गुप्ता है, देहरादून वाले, क्या है उनका संस्थान है, बहुत एक्टिव है। और वो किनको मानते थे? नाम ही भूल जाता हूँ मैं। उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन वो उन्होंने अद्भुत काम किए थे। उन्होंने जो भारत की अपनी जो किस तरह से, क्या आर्थिक स्वावलंबन का नारा खाली नारा नहीं, वास्तव में आज भी काम कर रही संस्थाएं मरी नहीं है। गांव के गांव, सैकड़ों हजारों लाखों गांव में वो जो स्वावलंबन है कैसे जीवित है। तो खाली भारतीयता, ये आधुनिकता ही यानी सत्य नहीं है। जीवन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या मनुष्य के लिए क्या उचित है, क्या वो है। तो मुकुंद जी उन विचारकों में अग्रणी है जिनके भीतर ये प्रश्नाकुलता जोर पकड़ रही है कि जो हो रहा है, जिस तरह से हम बह रहे हैं पश्चिमी आधुनिक सभ्यता के प्रवाह में, कैसा वो अनिष्टकारी है, उसको समझने की बुद्धि आ रही है लोगों में। ऐसे धर्मपाल थे जैसे महात्मा गांधी के, उसको समझने वाले, उसके लिए सचमुच कुछ प्रयत्न करने वाले हम मिले हैं, आप भी मिले होंगे। कई कई बैठकों में बात हुई है उनसे हमारी। और कई लोग हैं, एक रविंद्र गुरु जी थे, हाँ, उनसे भी हम मिले, जो आईआईटी से फर्स्ट क्लास बिल्कुल सब ट्रेनिंग किए हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ सारा जीवन अपने गांव के लोग कैसे चलाते हैं अपनी गृहस्थी, कैसे क्या क्या जो घरेलू उनके जो उद्योग धंधे थे कैसे जिंदा रखा है उन्होंने इस अत्याधुनिक समय में भी। कहाँ वो, तो क्या वो इसलिए कि वही वो इन लोगों की दृष्टि में वही क्या भिखमंगे पिछड़े हैं? वो भिखमंगे तो तुम हो जो अपने पारंपरिक ज्ञान को, पारंपरिक अनुभव को बिल्कुल भूल चुके हो। और बड़ा घमंड भी तुम्हें इस बात का है कि तुम भूलने लायक ही था, वो कोई जरूरत नहीं है। तो इस स्वरूप विस्मृति से, भयानक स्वरूप विस्मृति से उबारने वाले प्रेरणाएं भी कहीं न कहीं, चाहे जितने धीमे स्तर पर, क्योंकि बोलबाला तो छद्म लोगों का ही होगा हमेशा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा जो वास्तविकता का चित्र दिखाया जाता है, तो फिटेस्ट का मतलब यही होता है। अग्रगण्यता का दावा, विश्व विजय का दावा है, दंभ है वो। मुकुंद जी कह रहे दंभ का आस्फालन है, उसे दृष्टि नहीं कह सकते। और लेकिन वो ये भी स्वीकार रहे हैं कि आज सभ्यताओं के संघर्ष की बात भी तूल पकड़ रही, जो मैं भी कह रहा था ना आपसे। ऐसे अनेक नाम हैं जो आधुनिकता पर ऐसा क्रिटिसिज्म, बुनियादी क्रिटिसिज्म पहले कभी नहीं मैंने देखा जो आजकल हो रहा है। दो चार ही लोग हैं उन्होंने, जिन्होंने, कोई नाम भी नहीं जानते ज़्यादातर लोग उनका, इससे कुछ नहीं होता।
सत्य है। आगे एक और उदाहरण है मुकुंद जी का। कह रहे हैं, हमें अपनी पहचान की गहरी प्रतीति रही है, पर उसके लिए हमने अपना आज सा इतिहास चित्र बनाने की दिशा नहीं ली। हमारा एक क्रिटिसिज्म किया जाता है भारतीयों में इतिहास बोध नहीं है। वो मानते हैं कि इतिहास तो उन्हीं के दिमाग की उपज है, इतिहास को बनाने वाले तो वही हैं, बाकी तो सब ससुरे यानी अनुकरण करने के लिए ही पैदा हुए हैं। आज पश्चिम के प्रभाव में हमने वो दिशा ले ली है, इतिहास जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक। और ये कहते हैं कि ये आधुनिकता ये थोड़ी कि ये अभी अभी आई है और एक वो है, एक दिशा है, ये नहीं। वो कहता है सार्वभौम, सार्वभौम आधुनिकता का की धारणा जो है, सोचिए जरा आप इस पर, ये सही है? ये क्या इसमें अंतर्विरोध नहीं है? इतिहास के द्वारा समर्थित जो यूनान में बुद्धि का स्फोट हुआ था ना, क्या है वो सिद्धांत? वो एक प्रज्ञावाद है, इंटेलेक्चुअलिज्म है। बुद्धिहीनता को, ये मुकुंद जी के शब्द हैं, सुनिए, बुद्धिहीनता को नृशंस स्वार्थ से ढकता बुद्धि का मुखौटा। बुद्धि नहीं, बुद्धि का मुखौटा। हमारी विडंबना लेकिन ये है, मुकुंद जी कह रहे हैं कि हम इस प्रज्ञावाद के शिकार हैं। वी आर हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ दिस इंटेलेक्चुअलिज्म, जिस मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्निटी। हमारी अपनी दृष्टि स्वतंत्रता से पहले जागरूक थी। हमारे संस्कार, हमारे संस्थान, हमारी प्रवृत्ति सब में अब पश्चिमी आधुनिकता का लोहा जड़ कर चुका है। ये उन्हीं की भाषा है, मुकुंद जी की, वही पढ़ रहा हूं मैं। पांचवी बात जो कह रहे हैं, पांचवा उदाहरण में दे रहा हूं। मनुष्य के सभी क्षेत्रों में, राज्य, समाज, धर्म, राजनीति, धर्मनीति, कानून, सब में हमारे यहाँ एक कंटिन्यूटी रही है, एक सातत्य रहा है। हमारे देश में मुकुंद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये हम तो इस तरह से आचरण, भिकमंगों की तरह आचरण कर रहे हैं जैसे जो कुछ था ही नहीं हमारे पास। जो कुछ था वो तो दूसरों ने ही किया है, जो कुछ किया है। कला और दर्शन में तो कहना ही क्या, सारे क्षेत्रों में हमारे यहाँ सातत्य, एक कंटिन्यूटी रही। यूं ही बचे रहेंगे क्या? वो कंटिन्यूटी, वो सातत्य कहाँ है? उसकी तरफ कोई क्यों नहीं देखता? ग्रीस में यूरोप इसी सभ्यता का ही जागरूक चेतना बीज पाता है। उसकी इतिहास दृष्टि में 15वीं 16वीं सदी के पुनर्जागरण का बड़ा महत्व है। उसी जमीन पर आधुनिकता का विस्फोट उजागर हुआ। छठी बात मुकुंद जी की, क्या अलौकिक बोध भी साक्षात नहीं होता? सवाल है उनका। सवाल क्या है? जवाब है। ये सवाल के भेष में जवाब है। क्या अलौकिक बोध भी साक्षात नहीं होता? जो रामकृष्ण को अनुभव होता था, रमण महर्षि का अनुभव होता था, अरविंद को, वो क्या साक्षात नहीं है? अगर साक्षात न हो तो होगा ही क्यों? कैसे होगा? अगर वह मिथ्या या कल्पना है तो रीजन की विमर्श कल्पना में भी इंद्रिय बोध को अभ्रांत सत्य कहा गया है। यूरोप में ग्रीक संस्कृति के उदार बहुदेववाद और परवर्ती ईसाइयत के एक देववाद, मोनोथीज्म एंड पॉलीथीज्म। पहले पॉलीथीज्म था सब जगह, बहुदेववाद सिर्फ भारत में नहीं, सब जगह था। लेकिन धर्म की ऐसी धारणा और कल्पना वहां आई, एक देववाद, मोनोथीज्म, ईसाइयत। तो जो ग्रीक लोगों का पैगनिज्म था, पैगन, बहुदेववाद, और जो बाद में आई ईसाइयत, उसका एक देववाद, मोनोथीज्म, उनका संघर्ष हुआ यूरोप में। कैसा संघर्ष? अहिंसक संघर्ष नहीं, हिंसा की धरती पर।
जहाँ कट्टर हिंस्र श्रद्धा, ये मैं पढ़ रहा हूँ मुकुंद जी को, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, जहाँ कट्टर हिंस्र श्रद्धा अपना प्रसार सत्ता और शक्ति के दंड से करती थी। कैसे फैली है सभ्यता, देखिए उस इतिहास को। श्रद्धा का, फेद का ये एक्सपेंशन है, फेद का, उसे बड़ी उसका गर्व लेते हैं। लेकिन इसका, इस फेद का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, आप कल्पना भी कर सकते हैं। धर्म को फैलाने की इस तरह की एक्टिविटी का, जो कि दशाब्दियों से चल रही है, ये तमाम मिशनरी एक्टिविटी जो है, जहां कट्टर हिंस्र श्रद्धा, मुकुंद जी कह रहे हैं, अपना प्रसार सत्ता और शक्ति के दंड से करती थी। पर श्रद्धा का यह रूप श्रद्धा का स्वरूप तो नहीं है, फेद जिसे कहा है उन्होंने, और हम कहते हैं श्रद्धा। तो ये श्रद्धा का ये रूप हो सकता है, लेकिन ये क्या स्वरूप भी है श्रद्धा का? ऐसा रूप रीजन का भी हो सकता है। आधुनिक पश्चिम इसका उद्दंड दृष्टांत है, ये मुकुंद जी कह रहे हैं। सिर्फ रीजन भी उनका वैसा ही है, रीजन भी उसी तरह से, जैसा उनका फेद वैसा रीजन भी वैसे ही। लौकिक अलौकिक के भेद को श्रद्धा और युक्ति बुद्धि का भेद समझना उचित नहीं है। ये बड़ी गहरी, बड़ी सूक्ष्म बारीक बात है, इस पर आप सोचिए। लौकिक अलौकिक के भेद को श्रद्धा और युक्ति बुद्धि यानी रीजन का भेद समझना उचित नहीं है। सोचते रहिए आप इस पर, कुछ मत करिए, कल दिन भर इसी बात पर सोचिए। अगली बात, अगला उदाहरण जो मैं ले रहा हूं वो है हमारी परंपरा और हमारी आधुनिकता। एक लेख है मुकुंद जी का, उसमें मुकुंद जी कहते हैं कि सार्थक नया तो किसी पुराने से ही उभरता है। ग्रीस आधुनिकता की आधार भूमि इसलिए है कि वहां रीजन का उदय हुआ। सोक्रेटिस में कोई शक नहीं है, सोक्रेटिस, रीजन का उदय हुआ। रीजन के प्राकट्य को मनुष्य की पहली और मूल आधुनिकता कह सकते हैं। यूरोप के मध्यकाल में रीजन का शुभ्र आलोक ईसाइयत की युक्तिहीन श्रद्धा ग्रस्त हो गया। ध्यान दीजिए, यूरोप के मध्यकाल में वो जो ग्रीक रीजन था, जो सोक्रेटिस ने जिसकी शक्ति को का साक्षात्कार किया था, वो रीजन का शुभ्र आलोक ईसाइयत की युक्तिहीन श्रद्धा से ग्रस्त हो गया। रीजन पर अंधकार या धर्मांधता फिर हावी हो गई। पर 14वीं 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया, ग्रीस की प्रतिभा फिर से पल्लवित हुई। यह घटना यूरोप में ही घटी और पनपी, पर विज्ञान यूरोप के लिए एक नई शक्ति का स्रोत बना, तो पश्चिम सारे संसार पर दिग्विजयी होने लगा। पर यह विजय विज्ञान की विजय थी, एक नए युग की विजय। यूरोप का प्रभुत्व मनुष्य मात्र के लिए एक नए युगबोध का साधन बना, चाहे जितना अमानुषिक रहा हो वो। अब साम्राज्यवाद ने क्या किया है दुनिया के साथ, छिपी बात है क्या ये? प्रत्यक्ष। यही आधुनिक इतिहास दृष्टि है। क्या इतिहास मूलक मनुष्य बोध, नया, ये आज का नया इतिहास मूलक, हिस्ट्री ओरिएंटेड ह्यूमनिज्म। अब इस ह्यूमनिज्म पर भी पहली बार प्रश्न उठने शुरू हुए हैं।
अभी स्वयं पश्चिम में भी। यूँ आधुनिकता पश्चिम से ही आई, वहीं से आ सकती थी। इस दृष्टि का उदय यूरोप में 18वीं 19वीं सदी में हुआ, जब यूरोप में विज्ञान ज्ञान का पर्याय हो गया। आप मुझे बताइए, क्या विज्ञान ज्ञान का पर्याय है? एग्जैक्ट ज्ञान से जो हम समझते हैं, सारा हमारा हजारों साल का परंपरागत चिंतन अनुभव जिसकी साखी देता है, जिस ज्ञान की नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, जिसके बारे में कहा ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली वस्तु कुछ नहीं है, कोई नहीं हो सकती। वो ज्ञान, क्या विज्ञान वो ज्ञान है? हम ऐसे आचरण करते हैं जैसे कि यही सच है। हाँ, यह विज्ञान से बड़ा और क्या हो सकती है? ऐसे मिरेकल्स कर दिए जिसने, ऐसी भयानक अद्भुत टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्स कर दिया, और विज्ञान क्या होता है? इससे बड़ा ज्ञान क्या? लेकिन क्या ऐसा है? क्या ये ज्ञान है? विज्ञान साइंस एक अलग चीज़ है और ज्ञान बिल्कुल अलग चीज़ है। आत्मज्ञान क्या यूं ही फोकट की विलासिता है, कल्पना है? तब क्या, जब ऐसा ये जहाँ एडवेंचर ऐसा होगा, बुद्धि की ऐसी गति होगी, वहाँ तो यूरोपीय संस्कृति आधुनिकता का सिनोनिम पर्याय हो गई। और दूसरी संस्कृतियों की जो अपनी प्रवृत्तियाँ हैं, ट्रेडिशनल कह के उनको अवहेलित, डिस्पोजिंग ऑफ। हम रहते, अगली बात है, अगली बात सुनिए मुकुंद जी की। वो कह रहे हैं हम रहते परंपरा में हैं, इतिहास में नहीं। इस पर भी सोचिए आप। कुछ मत कीजिए एक दिन, बस इस पर सोचिए। हम रहते परंपरा में हैं, इतिहास में नहीं। इतिहास हमेशा विगतमुखी होता है, पीछे देखने वाला, पश्चिममुखी। परंपरा हमारे जीवन के साथ भविष्योन्मुख होती है, ये फर्क है। अंत में मुकुंद जी प्रश्न उठाते हैं कि हम अपनी परंपराओं से सार्थक और सप्राण संबंध कैसे जोड़ें, हम अपना नया आधुनिक कैसे बनाएं। मित्रों, हम जो बात कर सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं, बस यहीं पर हम उसका उद्यापन करेंगे कि हम अपनी परंपराओं से सार्थक सप्राण संबंध कैसे जोड़ें, हम अपना नया आधुनिक कैसे बनाएं। आधुनिकता पर भी क्या उन्हीं का ठेका है? आधुनिक क्यों नहीं होगा? आधुनिक तो आधुनिक होना हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है, उस पर किसी की एकाधिकार कैसे हो सकता है? तो कैसे बनाए मगर अपना नया आधुनिक, जो नकलची न हो, पर प्रत्ययनेय न हो, जो हम हैं। ये महाप्रश्न भारतीय बुद्धिजीवी के लिए जानलेवा है। इससे टकराए बिना आपका गुजारा नहीं है, कुशल नहीं है। मित्रों, ये जो हमने मुकुंद जी के कुछ विचारों का परिचय यहाँ आपको दिया, आपके साथ बांटा, उसमें हम उनकी संगीत संबंधी, कला संबंधी विवेचना को शामिल नहीं कर सके हैं। एक इतने कम समय में उस पर अलग से विस्तार से विचार करना संभव नहीं। और फिर मैं कोई संगीतज्ञ या कला मर्मज्ञ नहीं हूँ, साहित्य मेरा क्षेत्र है। अपने क्षेत्र में रहते हुए अपनी अल्पबुद्धि जो सोचती है, जिस तरह की चिंताओं से आकुल हो सकती है, वो आपके साथ साझा हमने किया। उसके लिए उनके स्वयं आप पढ़ सकते हैं, सब सुलभ है उनका लिखा हुआ, खूब छपा है उनका।
उसे अलग से प्रस्तुत करना उचित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे शैली जी के साथ कार्यक्रमों में अनेक दृष्टियाँ आई, उनके चिंतन के अनेक पहलुओं पर विचार करने वाले अनेक अधिकारी वक्ताओं को आपने सुना, वैसे ही मुकुंद जी के बारे में भी सुनेंगे। यही मात्रा ज्ञान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को कि आपने इतने धीरज के साथ हमारी बात सुनी। धन्यवाद।